Welcome to Stats Made Easy, and I'm really very fortunate to have my friend, philosopher, and guide, Dr. Neeraj Kaushik sir, and I hope everyone is aware about him. He has made life very easy for researchers. So, with his busy schedule, he has given us time for around half an hour. तो उस आधे घंटे में मैं सर से 5 क्वेश्चंस पूछूंगा और वो हमें एनलाइटन करेंगे उन क्वेश्चंस पे. सो लेट्स गो स्ट्रेट इनटू द फर्स्ट क्वेश्चन. वेलकम सर, वेलकम टू माय चैनल. थैंक यू मैंक. थैंक यू सो मच सर. सर विल स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन जो हमें जनरली हम सब रिसर्चर्स को बॉदर करता है कि सर ये क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च बेसिकली होती क्या है और इसके डिफरेंस क्या होता है इन दोनों के बीच में सर. ओके, सो फर्स्ट थिंग मैंक, आई एम स्टिल इन माय लर्निंग फेज. अभी भी जो है, जो नहीं आता वो इतना ज़्यादा है, जो आता है वो इतना सा है. तो मैं कोशिश करता हूँ मेरे एंड पे जो मुझे अभी तक समझ आया है. मैंक, हम थोड़ा सा पीछे से चलते हैं. हम देखते हैं साइंस और सोशल साइंस को. साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री याद है आपको? चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ, सारे हमें पढ़ाए गए. एग्जैक्टली. लॉ का मतलब है कि हर कंडीशन में ऐसे ही बिहेव करता है. एच के दो और एक O मिलके हमेशा H2O बनेंगे या NaCl, हमेशा हर जगह वही होगा. तो उन्होंने एक वर्ड अपना निकाला, एम्पेरिकल, कि हमेशा यही होगा. आप कभी भी कुछ भी काम करेंगे यही रिजल्ट आएगा अगर आप ये चीजें सेम करते हैं. बिल्कुल. तो सोशल साइंस में जो हमारे, मैं बोलूं सोशल साइंस के जो एंसेस्टर्स थे, तो उन्होंने भी वर्ड तो ले लिया सोशल साइंस, पर हम साइंस है नहीं. जहां ह्यूमन बीइंग आते हैं तो हमने अपनी एक वर्ड की थ्योरी. तो थ्योरी का मतलब है कि लार्जली तो ऐसे काम करता है, पर नहीं भी करता है काम कई बार. तो ह्यूमन बीइंग्स के साथ मोटिवेशन की थ्योरी, मास्लोज नीड हायरार्की थ्योरी, हमेशा काम नहीं करती है, लार्जली करती है, पर एक्सेप्शंस भी होते हैं वहां पे. तो हमने कहा कि हमारे पास थ्योरी होती है. अब थ्योरी से शुरू करते हैं. अब यहाँ पे भी जैसे अभी ये सोशल मीडिया आ गया, पहले तो था नहीं सोशल मीडिया. तो अभी एक नया कंसेप्ट आया है, मेटावर्स मार्केटिंग. मेटावर्स मतलब आने वाले टाइम में सब कुछ ही सोशल मीडिया पे हो जाएगा. ठीक है. तो वहां मार्केटिंग कैसे होगी, वहां किस तरह का रहेगा, क्या क्या करेंगे, अभी कोई इस पे काम तो नहीं है ना. तो इस पे तो अभी कंसेप्ट आया है. तो अब इस पे क्या कर रहे हैं लोग, बातें कर रहे हैं कि अच्छा क्या होगा यहाँ पे, कैसे करेंगे. तो देखिए, अगर आप नोट करें मैंक, दिन का कितना टाइम हम शब्द बोलते हैं और कितना टाइम नंबर्स बोलते हैं, तो शायद नंबर्स तो 1/10 या 1/20 ऑफ द डे भी उससे भी कम होगा. बिल्कुल. आधा दिन तो हम अपनी बातें करते हैं, हम शब्द बोलते हैं, अपने विचार, फीलिंग्स, इनकी बातें करते हैं हम. ये सारी की सारी रिसर्च है, क्वालिटेटिव रिसर्च. तो यहाँ पे हम ग्राउंडेड थ्योरी करेंगे. हम देखेंगे काम हो कैसे रहा है, चीजें कैसे चलती हैं. ठीक है. कोई फिनोमिना हुआ, फिनोमिना जैसे आपको पता है एविएशन की हिस्ट्री में 100 साल से ज्यादा हो गए एविएशन को. एक इंसिडेंस ऐसा है जब पानी के ऊपर प्लेन उतार दिया और सारे बच गए थे. एक इंसिडेंस हुआ आज तक. ये आप देखिएगा, डॉक्यूमेंट्री है इसकी, हडसन रिवर के ऊपर. हडसन रिवर डॉक्यूमेंट्री आप लिखेंगे, 100 साल में एक. अब वो जो फिनोमिना है, उस फिनोमिना में पायलट क्या सोच रहा था, लोग क्या सोच रहे थे, क्या होने वाला था, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर क्या बोल रहा था, क्या चल रहा था उनके दिमाग में. अब ये सिर्फ इंटरव्यू बेसिस से होगा, इंटरव्यू बेसिस से डीप उसमें. तो उन्होंने 20 घंटे की रिकॉर्डिंग करके 1 घंटे का छोटा निकाल के यूट्यूब पे डाला हुआ है. मूवी भी बनी है, सली नाम की मूवी है इस पे. तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो सारी क्वालिटेटिव है. फिनोमेनोलॉजी आ गया, एथनोग्राफी आ गया, ये सारे. एक सेक्शन जो हमें लगता है कि हमने ऑलमोस्ट साइंस की तरह ले लिया है, जैसे हम बोलते हैं ना फिजिक्स में PV = nRT, तो साइंस वाले तो हम यहाँ बोलते हैं कि अच्छा हमारा भी है भाई ऐसा ही. जब भी आपका स्ट्रेस बहुत ज्यादा होगी तो परफॉर्मेंस विल गो डाउन. ठीक है. तो क्या, कितनी स्ट्रेस से कितनी परफॉर्मेंस होगी, अब हमें नहीं पता कितनी होगी, पर हाँ ये देखा है हमने सबने कि जब भी स्ट्रेस होगी तो परफॉर्मेंस डाउन होगी. उसको मेजर कैसे करें, हमने तरीके निकाले, क्वांटिफाई किया. क्वांटिफाई से हमने R निकाल दिया. तो मैं जो हमेशा बोलता हूं कि रिसर्च इज ऑल अबाउट रिलेशंस. क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव में तो ठीक है, जहां नंबर होगा वहां तो ठीक है, पर क्वालिटेटिव तो अपने आप में जैसे हैं, मैं और मयंक बैठ के एक्सप्लोर कर रहे हैं रिसर्च में होना क्या चाहिए. तो यहाँ नंबर्स थोड़ी आए, यहाँ तो हमारी बातें आई, जो हमारा जीवन का अनुभव है वो आया. तो एक क्वालिटेटिव हो गया, एक क्वांटिटेटिव. क्वांटिटेटिव से जीवन आसान हो जाता है मयंक.
ओके। है ना? अगर मैं ये कहूँ सुबह उठो, कितनी सुबह है? 3 बजे, 4 बजे या 6 बजे? हाँ। ये तो क्वालिटेटिव है। क्वांटिटेटिव है 5 बजे का अलार्म लगा लो। तो क्वांटिटेटिव से बड़ा सही हो जाता है, जीवन काफी सरल सा ऐसा हो जाता है नंबर्स के साथ हमारा। नंबर्स के साथ हमारा। तो इसीलिए देखिए हम हमेशा कहीं नंबर्स में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। अगर सही मायने में आप पूछें, क्या किसी बच्चे की कैपेबिलिटी को हम मार्क्स में मेजर कर सकते हैं? ऑलमोस्ट सब टीचर कहेंगे नहीं कर सकते। मार्क्स तो एक पहलू है देखने का, बच्चे के पास तो बहुत बड़ा स्किल सेट है, लेकिन फिर भी हम ये करते हैं। इंटरेस्टिंग थिंग देखिए, अगर आप एनबीए की बात करें, एनबीए नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन, वो आपके बच्चों के मार्क्स नहीं देखते। वो ये कहते हैं कि इनके 5 उन्होंने बताए हुए हैं एमबीए के अंदर। वो कहते हैं आप ये बताइए, क्या ये चेंजिंग डायनेमिक एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम्स को समझ के उनका सॉल्यूशन बता पाएंगे? ये बात ही नहीं कर रहे 60% 70%, बिल्कुल वो तो कह रहे हैं ये कर पाएंगे। क्या वो वैल्यू बेस्ड लीडरशिप दे पाएंगे? क्या वो आपका ये समझते हैं कि नंबर्स क्या है, एनालिसिस क्या है, इस पे कैसे काम करें? क्या वो अच्छे लीडर बनेंगे? इस तरह को देख रहे हैं वो, तो क्वालिटेटिव है ये। हाँ, इनके लिए फिर आप बहुत सारे क्वांटिटेटिव मेजर करके आप बोलते हैं हाँ जी किया हमने, कुछ कुछ किया। तो क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव मेरे अनुसार ये बहुत संक्षिप्त में मैंने आपको बताने की कोशिश की। थैंक यू सो मच सर फॉर एनलाइटनिंग अस। सर मेरा दूसरा क्वेश्चन ये होगा, जो बल्कि इस क्वेश्चन में आपने ये बात रखी भी कि रिसर्च, जब मैं आपके वीडियोस देखता हूँ, फॉलो करता हूँ, तो आपने कहा है ये बात कि इट्स ऑल अबाउट रिलेशंस, रिसर्च इज ऑल अबाउट रिलेशन। तो जब हम रिलेशंस की बात करते हैं तो आर वी टॉकिंग अबाउट वेरिएबल्स? हम वेरिएबल्स के एसोसिएशंस की बात करते हैं। तो सर एज अ बडिंग एक रिसर्चर, उनको कौन कौन सी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए वेरिएबल्स आइडेंटिफाई करने से पहले? तो इसके ऊपर अगर आप थोड़ा सा हमें बता देते तो सर। वेरिएबल्स आइडेंटिफाई करने से पहले किस पे ध्यान देना चाहिए? इनफैक्ट अगर मैं आपसे ऐसे पूछूं कि कोई अगर कुछ स्टेटमेंट लिखा है, जैसे फॉर एग्जांपल बॉयज़ आर बेटर देन गर्ल्स इन देयर कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कुछ, अब इस स्टेटमेंट से हम कैसे वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करें? ये मेरा क्वेश्चन है सर। मतलब इस बड़े स्टेटमेंट में हम कैसे कहें कि, क्योंकि हम अल्टीमेटली 2 या 3 वेरिएबल्स के ऊपर ही काम करेंगे, बट वर्डिंग्स हमारे पास करीब 50 या 60 वर्ड्स का एक सेंटेंस होगा। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है। चलिए इस पे बात करते हैं थोड़ी सी। जी सर। सबसे पहले आता है मयंक, नोमोलॉजिकल नेटवर्क। ये अम्ब्रेला टर्म है, ये सबसे बड़ी टर्म है, ठीक है? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं मयंक के घर आऊंगा तो मैं किसको एक्सपेक्ट करूंगा वहां पे? तो वहां मयंक के मदर फादर होंगे, स्पाउस होंगे, बच्चे होंगे, सिबलिंग्स होंगे, ये सारे मैं हो सकता है इनमें से कुछ हो कुछ ना हो, बाहर हो, लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ किसी के भी घर जाएंगे तो उसके जो आसपास के क्लोज हैं वो मिलेंगे, राइट? तो इसी तरह से अगर मैं ये बात करूं, कोई भी आप वेरिएबल लीजिए, जैसे आपने कहा कोग्निटिव की बात की आपने, तो वो जो वेरिएबल है वो उसके आसपास कौन होंगे? तो सर्टेनली वहां पे कोई ब्रेक इवन पॉइंट या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो नहीं होगा वहां पे। नहीं। उसका अपना है कुछ उसके, तो हाँ जी, तो उसके कुछ अपने एंटीसीडेंट्स होंगे, कुछ उसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, कुछ और चीजें होंगी, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, ये सारे जो उसके आसपास के हैं इसको बोलेंगे नोमोलॉजिकल नेटवर्क। हालांकि नोमोलॉजिकल नेटवर्क का कहीं पे एक ऐसा है नहीं कि इसके ये 100 वेरिएबल हैं, अब पढ़ते जाएं आगे मिलते जाएंगे। तो ऐसा हो सकता है शुरू में कोई एक पर्सन एक वेरिएबल ले, फॉर एग्जांपल मैंने स्ट्रेस लिया, स्ट्रेस पे जब मैं पढ़ना शुरू करूंगा हो सकता है मुझे 40 चीजें मिले, स्ट्रेस या तो स्ट्रेस से वो हो रही है या उनसे स्ट्रेस हो रहा है, ऐसे मिले। ये सारा कहलाएगा नोमोलॉजिकल नेटवर्क। ये सबसे पहला आ गया। तो इसको ऐसे समझे मयंक कि जैसे अगर आज आप या मैं एक जॉब चेंज कर लेते हैं, एक नई कॉलेज में गए, तो फर्स्ट डे तो हमारे लिए वहां पे बहुत सारे आदमी है ना, बिल्कुल बहुत सारे इंसान है वहां पे। अब मुझे तो पता भी नहीं कौन कौन है। कई बार ऐसा होता है ना, 1 महीने बाद पता लगता है कि ये एक्चुअली उसकी वाइफ है। तो वो क्या हो रहा है, हम धीरे धीरे अनसेड है मेंटली हम ये बनाते हैं कि अच्छा ये यहाँ पर है, एक फ्लो चार्ट बनाए, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बनाए, ये स्पेशलाइजेशन वाइज है, वो उसका गाइड है, वो उसका स्कॉलर है, ये फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, ये पियोन। यानी आप क्या कर रहे हैं, आप एक नेटवर्क में काम कर रहे हैं। मैं अगर आपके डिपार्टमेंट में आऊं तो हो सकता है वहां पे कोई सिविल का बंदा आके बैठा हो, ये भी हो सकता है, लेकिन फिर मैं देखूंगा मेरे चार्ट में तो कहीं नहीं आ रहा।
फिर मयंक ने बताया ये तो मामा जी है मेरे। अच्छा, अच्छा तो अच्छा। मयंक के मामा जी नोट हो गया। तो ओके। पॉइंट ये है कि सारे रिलेशन कैसे हैं, ये हुआ पहला काम। ये आपको करना ही होता है हमेशा, किसी भी फील्ड में करें, आपको अपना नोमोलॉजिकल नेटवर्क पता होना चाहिए। सेकंड आती है इसमें से क्या करें एक्चुअली। तो मैं कि यहाँ पे मैं आपको ये कहूंगा कि अभी ना पिछले मतलब 5 साल में एक चीज सडनली फोरफ्रंट पे आ गई है, वो है थ्योरी। देखिए 5 साल पहले तक मैंने देखा कि टेक्निक पे बड़ा जोर था, सैम लगा दो, ये वाली टेक्निक लगा दो। अब आप पब्लिकेशन पे बड़ा जोर है, और पब्लिकेशन के लिए आपके पास आएगा कि ये दिमाग में आइडिया कहां से आया। तो कुछ लोगों ने इस पे मिलके एक काम किया, एक थ्योरी बना दी कि ऐसे ऐसे वेरिएबल काम करते हैं। तो ठीक है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसको लोगों ने रिफ्यूट किया, नई चीज ऐड कर दी, चेंज कर दी, वो सारा ठीक है। पर एक थ्योरी पे करते हैं, यानी आपका अब सबसे बड़ा है नॉमोलॉजिकल नेटवर्क, उसके अंदर बहुत सारी थ्योरी हो सकती है। उस थ्योरी में से कोई आप एक थ्योरी पकड़े या एक से ज्यादा थ्योरी लीजिए। थ्योरी से आपके आ जाते हैं वेरिएबल्स। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं जो आपके लिसनर्स हैं, शायद उनके लिए भी हेल्पफुल हो। तो मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, जी सर। और आई होप स्क्रीन विजिबल है। यस सर, श्योर, गो अहेड सर। ओके, तो इस पे अगर हम गूगल पे लिखते हैं आई एस स्टैंड्स फॉर इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, आई एस थ्योरी, तो ये फर्स्ट पेज आ जाता है is.theorizeit.com। मैं एक बार गूगल से ही स्टार्ट कर लेता हूं ताकि कुछ कंफ्यूजन ना रहे। आई एस थ्योरीज फर्स्ट ही आ जाता है, और ये है आई एस ह्यूमन बिहेवियर प्रोजेक्ट। ओके तो ये मैं यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो है, ओके इन्होंने कहा कि हम अपना एक ह्यूमन बिहेवियर प्रोजेक्ट चला रहे हैं, हम थ्योरीज को डॉक्यूमेंट करते हैं। और इन्होंने ये 100+ थ्योरीज एक जगह पे लिख दी है। अच्छा ठीक है, अच्छा। अब ये इनका कहना है कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेटेड है आपके इंफॉर्मेशन सिस्टम से, पर ये सबसे रिलेटेड है। मतलब मार्केटिंग के भी आएंगे इसमें, सोशल थ्योरीज भी हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कहा टेक्नोलॉजी एक्सेप्टेंस मॉडल, ठीक है तो सर। इन्होंने कहा कि अच्छा ये थ्योरी जो थी, ये बेसिकली इसके डिपेंडेंट वेरिएबल है बिहेवियरल इंटेंशन टू यूज और सिस्टम यूसेज। अच्छा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है परसीव्ड यूजफुलनेस, परसीव्ड ईज ऑफ यूज। बेसिक कहां से आई थ्योरी, ये टीआरए था उसका अडॉप्शन हुआ है। ये डायग्राम है, डेविस ने दिया था, ये इसके आर्टिकल्स हैं, ये इस पे बहुत सारे पेपर हैं जो इस पे पब्लिश है। और फाइनली इस थ्योरी को आगे लिंक किस किस से है, हेडोनिक मोटिवेशन थ्योरी से, थ्योरी ऑफ प्लान्ड बिहेवियर, थ्योरी ऑफ रीजनड एक्शन, यूट आउट, इनसे इसका रिलेशन है। ग्रेट तो ग्रेट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक स्कॉलर आज काम करता है जैसे आपने कहा, तो सबसे पहले तो अपना नॉमोलॉजिकल नेटवर्क देखे। अगर कोई ये बोल रहा है मैं फाइनेंस में काम कर रहा हूं, तो फाइनेंस तो बहुत बड़ा है ना। बिल्कुल। तो फाइनेंस में क्या, तो आजकल लगभग हर दूसरा बच्चा फाइनेंस का काम कर रहा है, बिहेवियरल फाइनेंस पे। ठीक है, बिहेवियरल फाइनेंस। तो बिहेवियरल फाइनेंस के नॉमोलॉजिकल नेटवर्क बताइए पहले कितने हैं। बहुत सारे बहुत वेरिएबल सारे होंगे। बिल्कुल। ठीक है, फिर आप देखिए उसकी उसकी कौन कौन सी थ्योरी है। हम लिमिट हो गए ना, 100-200 नहीं मिलेंगी, 15-20 होंगी थ्योरी शायद। राइट राइट राइट। एक बार उस एरिया की थ्योरी देखिए, 1-2 थ्योरी पकड़ते ही आपके पास वेरिएबल और कम हो गए कि 3 है, 4 है, 5 है। 2 थ्योरी आपने जोड़ दी, ऐसे काम कर सकते हैं ठीक। कि कुछ इसमें कहा कुछ इसमें कहा, मैं मिला के देखता हूं, तो वहां से आपके वेरिएबल आ जाते हैं। तो ये चीज कहलाती है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। अच्छा थ्योरी से आप चलते हुए आए, ये थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है। कई बार ऐसा होता है कि आपने कहा नहीं थ्योरी नहीं है इस मेरे एरिया में, इतना नया है, थ्योरी है ही नहीं। हाँ, कोई बात नहीं, कोई एक्सपर्ट्स तो होंगे, तो आप एक्सपर्ट ओपिनियन कीजिए, अच्छा। फोकस ग्रुप कीजिए, उनसे पूछिए कि भाई आपको क्या लगता है, किससे क्या होता है, ये कैसे रिलेट करते हैं चीजें। और एफजीडी बोलते हैं इसे, फोकस ग्रुप इंटरव्यू, अगेन क्वालिटेटिव आ गया। और उसको क्वांटिफाई करने की कोशिश कीजिए, और क्वांटिफाई करके वो आप उसको बोल देंगे कंसेप्चुअल मॉडल। अच्छा क्योंकि आपके पास कोई थ्योरी तो है नहीं पीछे बैकअप के लिए, एक्सपर्ट ओपिनियन अलग अलग फील्ड के हैं, उन्होंने जो बताया वो आपका हो जाएगा कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। उससे आपका मॉडल बन जाएगा, वेरिएबल आ जाएंगे, हाइपोथेसिस आ जाएंगी, और वहां पे एक चीज और ज्यादा इंपॉर्टेंट आएगा, गैप क्या है आपका। गैप, हाँ, ये मेरा अगला क्वेश्चन था सर। जी, ठीक ठीक है क्योंकि सर। अल्टीमेटली आप ये कहेंगे, देखिए आप ये तो नहीं कहेंगे ना कि बस मैंने बोल दिया और अब बात खत्म। आप एक गैप पे काम करेंगे, बिल्कुल। आप ये बताएंगे कि बेसिकली यहाँ पर क्या चीज है, आप क्या करना चाह रहे हैं। तो 2 क्वेश्चन बड़े क्लोज है मयंक, एक है रिसर्च क्वेश्चन, एक है रिसर्च गैप, और उसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव। हाँ ठीक है, तो सबसे पहले तो ये है कि जैसे हम अक्सर, मैं जब स्टूडेंट था तो मैं सोचा करता था
कि ये जो न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं, सारे आते हैं एक्सपर्ट, कहते हैं मार्केटिंग, ये अपने मैगजीन्स पढ़ा करो, न्यूज़पेपर पढ़ा करो। तो एक बड़ा वियर्ड सा आर्ग्यूमेंट ये था उस एज का कि मैगजीन्स तो जब हम पैदा नहीं हुए थे तब भी छप रही थी, है ना, हमारी सेहत पे क्या फर्क पड़ गया, ये अखबार पढ़ो, नहीं पढ़ते हम तो हाँ, क्या इससे फर्क पड़ गया। लेकिन पॉइंट ये है, जब आप आसपास पढ़ते हैं, आपको कोई चीज स्ट्राइक करती है, आप देखते हैं यार इसके बारे में कहीं है ही नहीं इंफॉर्मेशन, इसके बारे में जब मैं देखता हूँ कोई बात ही नहीं कर रहा है इस चीज पे, मुझे दिख रही है वो चीज, हाँ, कई बार अपने अनुभव से, कई बार पढ़ने से, आसपास के बात करने से, हाँ, फिर लगता है कि यार इसमें काम किया जाए, तो वो गैप है। कई बार तो सवालों के जवाब मिलते हैं सीधे, हेलो, हाँ जी, कई बार तो सीधे जवाब मिलते हैं मयंक कि ऐसा करना है, ऐसा हो गया, लेकिन बहुत बार हमें आंसर्स नहीं मिलते। माइट बी जेनरिक आंसर है, लेकिन मेरा एक स्पेसिफिक है। ओके, जैसे सर्विस क्वालिटी की अगर हम बात करें, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ सर्विसेज मार्केटिंग से। सर्विसेज मार्केटिंग में लोग मैक्सिमम बैंक में काम करते हैं, हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में करते हैं। मेरा पीएचडी का टॉपिक था एयरलाइंस पे। ठीक, तो एयरलाइंस पे अगर हम काम करें, हुई है स्टडी, पर कम है एज कंपेयर टू बैंक, हॉस्पिटल, इनसे कम है। तो वहां पे एक चीज ये आता है कि आपका लेग रूम कितना है। ओके, अब देखिए, ये जो एक पॉइंट है, हाँ, बैंक में तो कोई दिक्कत नहीं है, हाँ, आप आराम से चौड़े हाँ, होके बैठो, हाँ, हाँ, रेस्टोरेंट में बैठो, हाँ, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में बैठो, हॉस्पिटल में भी है, पर वहां एक बड़े लिमिटेड स्पेस आपका है और 12 घंटे की फ्लाइट है, तो ये सडनली इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कुछ ऐसी बातें हैं जो बाकियों जगह, बाकी फॉर्मूले नहीं काम करते सर्विसेज मार्केटिंग में, यहाँ कुछ यूनिक ही है, अलग ही है, ओके, राइट। तो उस एरिया में आप क्या देखना चाह रहे हो, एक तो गैप बताएंगे आप, हाँ, हाँ, और फिर आप एक बात बताएंगे कि आप क्या करना चाह रहे हैं, दैट्स योर रिसर्च क्वेश्चन। ओके, ऑब्जेक्टिव उसमें से बाद में निकलेंगे, बाद तो में रिसर्च क्वेश्चन जेनरिक है इसमें। आई गॉट इट, आई गॉट इट। तो सर जैसे आपने बड़ा अच्छा समझाया ये बात, मेरा अगला क्वेश्चन रिसर्च गैप के ऊपर ही था, तो आपने ऑलमोस्ट क्लियर कर दिया है वो बात, बट मेरे दिमाग में बस एक और क्वेश्चन था कि सर जनरली जो आई डोंट नो आई एम करेक्ट और नॉट, रिसर्च गैप जनरली वो होगा एक रिसर्चर का जिस पे उसको इंटरेस्ट है, ये जो उसका इंटरेस्ट एरिया है, क्या ये सही बात है? ओके, इस पे मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है, और इस पे बहुत सारे पेपर्स भी अवेलेबल है मयंक, अच्छा, अच्छा, कि रिसर्च गैप कैसे काम करते हैं। ओके, सो मैं शायद इसके बाद आपको भेजता हूं उसका लिंक, हाँ, रिसर्च गैप। हाँ, रिसर्च गैप का जो मुझे याद है, देखिए दो तरीके होते हैं। पहला तरीका तो होता है गैप स्पॉटिंग, बोलते हैं उसे। अच्छा, गैप स्पॉटिंग हमेशा क्या बोलते हैं कि देखो, देखिए दो चीजें हैं मयंक। पहली बात तो ये है कि जैसे मैं रिसर्च को छोड़ता हूं, हम एक बार टेलीकॉम में चलते हैं, ठीक है। टेलीकॉम में अगर आपको बहुत पहले याद हो तो एस्कोटेल नाम का एक ऑपरेटर होता हाँ, था, हाँ, हाँ, जॉन होते थे, हरियाणा पंजाब में एस्कोटेल था, आइडिया से भी बहुत पहले की बात है, हाँ, कुछ हाँ, और आया, कुछ और। तब तक ना एयरटेल था ना जियो था, ये नहीं आए थे, हाँ, ठीक, राइट। ठीक, इनकमिंग भी पेड होती थी, आउटगोइंग भी पेड होती थी, उस राइट, जमाने की बात। राइट, तो उसके बाद आया, एक ने कहा कि देखो हिमाचल में भी नहीं है कोई भी, तो मैं हिमाचल में जाके काम करता हूँ, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल सही बात है भाई, एक गैप है, हिमाचल में कोई नहीं है, टावर, अपने टावर लगाओ, आप काम कर लो, आपने वहां का लाइसेंस ले लिया, एक ठीक, अलग ले लिया। उसके बाद जियो आया। अब जो जियो आया, जियो ने टेक्नोलॉजी चेंज कर दी, सीडीएमए पे काम किया, राइट। तो उसने सीधा शुरू ही ऐसा किया, इतने एस्टेब्लिश प्लेयर थे, उन्होंने कहा हम एसटीडी कॉल देंगे 40 पैसा पे। ये इंडिया के अंदर एक रेवोल्यूशन था, 40 पैसा पे एसटीडी देना, राइट। देखो दो तरीके हुए मैं क्या, एक तो तरीका है आप एग्जिस्टिंग प्लेयर्स को, एग्जिस्टिंग थ्योरी को, एग्जिस्टिंग चीजों को चैलेंज नहीं कर रहे, आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं, आप कह रहे हैं आप बिल्कुल सही कह रहे हो भाई, लेकिन ये मिस था तो मैं यहां काम कर लूं। तो बड़े लोग बोलते हैं हाँ हाँ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डन, दूसरा तरीका होता है, आप इतने बोल्ड बनो, आप ये कहो कि तुम जो भी कर रहे हो ना ये गलत है, मैं बताता हूं मेरा तरीका ये है। ये दो तरीके हैं। तो पहला तरीका है गैप स्पॉटिंग। ठीक, गैप स्पॉटिंग बहुत इजी है, लोग मान जाते हैं। जैसे आपने कहा कि जी मैंने सर्वे बेस किया, हाँ, क्या मैं इसी को एक्सपेरिमेंटल कर लूं? आपकी थ्योरी भी सही है, आपका मॉडल भी सही है, मैं हाँ, विरोध नहीं कर रहा, हाँ, लेकिन मैं ऐसा कर लूं, ये गैप है। कि अच्छा, अगर ऐसा करके देखें तो ये बिल्कुल सही है, लोग कहेंगे गो अहेड। ओके, दूसरा तरीका बहुत कम होता है, 10%, उसमें आप सीधा कन्फ्रंट करते हैं, आप बेसिक अजम्पशंस को चैलेंज करते हैं, कि आप ऐसा बोलते हैं जी पर ये तो होता ही नहीं है, ये अच्छा, अच्छा, तरीका ही अच्छा, गलत है, लेट मी गिव माई बिल्कुल न्यू। वो ओके, काफी चैलेंजिंग होता है, पर धारा बदलने वाला होता है वो काफी। अच्छा, तो अच्छा, ये जो मैंने कुछ एक वीडियो बनाया है, उसमें ये पेपर भी डाले हैं, जिसमें गैप स्पॉटिंग के बहुत सारे इन्होंने बताए हैं कि बहुत ठीक, इजी है गैप स्पॉटिंग। ठीक है सर, क्योंकि आप
जो एग्जिस्टिंग लोग हैं उनको चैलेंज नहीं करते। ठीक है आप सर। हमेशा ये कहते हो जी आपकी थ्योरी सही है, ठीक है सर। इस ज्योग्राफिकल एरिया में नहीं हुई। ठीक ये है। पहला गैप है। ठीक है। लोगों ने कहा जी सर्वे मेथड यूज किया है तो मैंने अपना टेक्निक चेंज कर दी है। राइट मैं राइट। लॉन्गिट्यूडनल स्टडी करता हूं, ठीक। नॉट वन टाइम, मैं 3 साल के लिए करता हूं, तो ये एक अलग हो गया है, राइट। या मैं एक्सपेरिमेंटल कर लेता हूं, या मैं इस तरह से देखता हूं, तो ये एक अलग गैप हो गया। दूसरा, तीसरा गैप आपका हो सकता है कि आप हमेशा एक पर्सन से बात कर रहे हैं, क्या मैं पर्सन से भी, ऑर्गेनाइजेशन से भी, इसको मल्टी लेवल मॉडलिंग बोलते हैं, ऐसे देख सकता हूं, ये अलग तरह का गैप हो गया। तो यहाँ पे 6-7 तरह के गैप हैं। एक इमेज इसकी चलती है, मैं आपसे शेयर कर दूंगा। 6-7 तरह के गैप हैं। ठीक है सर। पॉपुलेशन गैप एक है, मेथोडोलॉजिकल गैप अलग है, थ्योरेटिकल गैप अलग है, तो इनको आप देख सकते हैं। और दूसरा है सीधा कन्फ्रंट करना, बेसिक अजम्पशंस को चैलेंज करना, और उनके हटा के आपने कहते हो मैंने नई चीज दी, विच इज क्वाइट चैलेंजिंग। विच इज क्वाइट चैलेंजिंग। वो एक्सपीरियंस से आता है, वो एक्सपीरियंस आता है। और बहुत आपकी आपकी बात ऐसे कौन क्यों मान लेगा, अगर आप स्पेशली अगर आप मान नए लेगा। हो तो। राइट, थैंक यू सो देखिए मच ये सर। सही बात है। देखिए आज अगर नीरज या मयंक कुछ बोलते हैं, स्कॉलर बोलेंगे जी वो दिखाओ आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर किसने कहा, कौन सी बुक से, राइट। हाँ लेकिन अगर हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह बोलते हैं, तो हाँ। वो तो खुद में ही एक इंस्टीट्यूशन है ना। अगर बिल्कुल। मुझे याद है मयंक, 2005 के करीब आदित्य बिरला ने एक स्टेटमेंट दी थी कि रिटेनिंग टैलेंट इज वेरी डिफिकल्ट, रिटेनिंग टैलेंट टैलेंट इज इज। वेरी डिफिकल्ट इन कॉर्पोरेट। मयंक अगले साल 50 पीएचडी शुरू हो गई थी टैलेंट मैनेजमेंट पे, ओ 2005 से शुरू। दैट अगर आदित्य बिरला कुछ बोलते हैं, वो रिव्यू ऑफ लिटरेचर नहीं उनको चाहिए, वो तो खुद से बोला सोर्स, वही स्टेटमेंट होगी, खुद ही है ना। तो सोर्स है। कौन बोल रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। राइट राइट, गॉट इट सर, गॉट योर पॉइंट सर। सर थैंक यू सर। एक क्वेश्चन और होगा बस लास्ट मेरा। सर कंट्रोल वेरिएबल्स के ऊपर थोड़ा सा हमें इनलाइटन कर दीजिए। मैंने आपका वीडियो देखा था सर, जिसमें आपने एज के बारे में बताया था, तो थोड़ा सा सर इसके ऊपर कंट्रोल वेरिएबल्स का क्या इंपॉर्टेंस है। चलिए जी, मैं हमेशा ही बोलता हूं, मैं कंट्रोल वेरिएबल के बगैर कोई पीएचडी नहीं है। क्योंकि कंट्रोल वेरिएबल के बगैर वो ऐसा हो जाता है, वो ऊपर लगा होता है ना स्टार कंडीशन सप्लाई, कि कंडीशन। भाई ये कभी काम करेगा कभी नहीं करेगा। कंट्रोल वेरिएबल रियलिटी है। देखिए कंट्रोल वेरिएबल क्या है, टेक्निकली कंट्रोल वेरिएबल वो वेरिएबल है मयंक, जो आपके काम स्टार्ट करने से पहले एस्टेब्लिश्ड आईडीवीज है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, राइट। तो अगर मैं अपने वीडियो में जो एग्जांपल दिए, मैंने कहा हाइट किस पे डिपेंड करती है, हाँ एज पे, जेनेटिक्स पे, न्यूट्रिशन पे डिपेंड करती है। राइट राइट। अब पहला सवाल तो ये आया, अगर इन 3 पे करती है, तो अगर 3 मैं लूं, मयंक और मयंक के ब्रदर, दोनों की हाइट सेम क्यों नहीं है। तो अपने का नहीं, वो जेनेटिक्स तो सेम है ना दोनों के, तो अपने का नहीं, वो उसका थोड़ा फर्क है एज का। चलिए एक ही एज पे जब मयंक 13 साल के थे और उनके ब्रदर 13 साल के थे, तब क्यों नहीं है। तो अपने का नहीं, खान पान, चलो खान पान भी सेम थे। इसका मतलब ये हो गया कि ठीक है, हम समझते हैं हाइट पे एज का इफेक्ट पड़ता है, जेनेटिक्स का पड़ता है, जेंडर का भी पड़ता है, आपके न्यूट्रिशन एक्सरसाइज का भी पड़ता है, पर इसके अलावा और भी फैक्टर है मयंक, राइट। सिर्फ यही 4 फैक्टर नहीं है। इसको हम कैसे बोलें, क्या आर स्क्वायर 1 हो गया है। अगर आर स्क्वायर 1 हो गया है तो इसका मतलब ठीक है जी, बिल्कुल है ना। अगर आर स्क्वायर 1 नहीं हुआ है, तब आप बोलेंगे कि नहीं अभी भी मौजूद है, अभी हम और एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और राइट देख सकते हैं, राइट राइट। तो एट द सेम टाइम आप ये नहीं कह रहे हैं कि इनका कोई इफेक्ट नहीं है, इनका तो इफेक्ट है ना। तो एक तरह से अगर मैं इन चारों को, एस्टेब्लिश्ड आईडीवी जो है मैं, इनको मैं अपना कंट्रोल वेरिएबल लूं, तो क्वेश्चन आता है नया वेरिएबल अब बताइए क्या है। ठीक है। अब कोई किसी ने कहा कि एक नई टैबलेट आ गई है, इसको खाओ और इससे हाइट बढ़ती है, पढ़ती है। तो इसका मतलब मैं बिल्कुल लूंगा उसे, टैबलेट को खिलाएंगे, एक को नहीं खिलाएंगे, एक्सपेरिमेंटल, या मैं देख लूंगा कैसे डिजाइन बनाना है। राइट राइट। लेकिन क्वेश्चन यहां पर यह आया कि उन 4 का कुछ तो आर स्क्वायर रहा होगा ना अपना, बिल्कुल। तो वो जो रिमेनिंग पोर्शन बच गया वो जाएगा ना टैबलेट को। तो ठीक है। तो अगर आप इनको नहीं लेंगे तो क्या होगा कि एक्चुअल में उसका इफेक्ट आपको दिखेगा 70% आर स्क्वायर, अगर इनको नहीं लेते। हाँ, लेकिन जब इनको कंट्रोल वेरिएबल करते हैं तो उसका रियल इफेक्ट आता है। तो यहां 2-3 टर्म है, जब भी आप कंट्रोल वेरिएबल बोलेंगे, या तो आता है पार्शियल कोरिलेशन। पार्शियल कोरिलेशन क्या करता है, तीसरे के इफेक्ट को खत्म करके 2 का रियल वाला इफेक्ट। राइट राइट राइट। बहुत बहुत काम की चीज है ये, बहुत काम तो की चीज है, जैसे और बहुत लोग इसको यूज नहीं करते। कंट्रोल वेरिएबल यूज करना चाहिए। लेकिन यहां मेरी एक शिकायत है लोगों से, हाँ, लोग कंट्रोल वेरिएबल लेते हैं एज, इनकम, जेंडर को, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पूल ऑफ नॉलेज में है। राइट। और दूसरा बात आप ये भी देखिएगा मैं, अगर मैं कहूं ये कंट्रोल वेरिएबल है, हाँ।
तो आप जब कंट्रोल वेरिएबल लें वो सिग्निफिकेंट आने चाहिए ना आपकी आने स्टडी में। चाहिए, राइट राइट। और अगर आप खुद ही डाल के बोलोगे देखो जी नॉन सिग्निफिकेंट, फिर ये होमवर्क नहीं किया आपने। आपने बस ले लिया कि भाई एक लेना होता है क्योंकि सारे लेते हैं, एज इनकम जेंडर, ये ओके, नहीं होते। राइट। आपके प्रीवियस आईडीवीज आपके होने चाहिए। जी जी जी। अब यहाँ पे लोग ये बोलते हैं कि नहीं नहीं वो तो बहुत सारे हो सकते हैं, हाँ कितने लें? हाँ। अब सारे क्यों ले रहे हो? अब एक दो ले लो ना कोई। अच्छा। अगर हम हाइट की बात करें, हाइट पे हो सकता है 40 चीजें हों, लेकिन इंपॉर्टेंट जो एकदम से दिमाग में आती है, ओ, जेनेटिक्स आता है, आपका एज न्यूट्रिशन, आता है हाँ और न्यूट्रिशन आता है। इन हाँ। तीन को ले लो, दो ठीक को है, ले लो, ठीक है, साइंस लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दो ले लो। पर विदाउट इट आपके रिजल्ट्स बहुत ही अलग आएंगे, ओके। बहुत ज्यादा अलग आएंगे। जो मेरी हमेशा कोशिश होती है, मैं बताऊं कि देखो एक बार लेके देखो, आपको खुद पता लग जाएगा क्या कहानी चल रही है कंट्रोल वेरिएबल के बगैर ओके। और कंट्रोल वेरिएबल लेके। तो तो सर, यहाँ पे हिरार्किकल रिग्रेशन का कंसेप्ट आता है। हिरारिकल, हाँ। आप एक तो आपने अपनी वीडियो में बताया था जो ये पार्शियल कोरिलेशन है, और एक हम्म। स्टेप हायरार्किकल रिग्रेशन की स्टेप वाइज आपने एक ब्लॉक्स। दो दोनों होते हैं मयंक। स्टेप वाइज का मतलब होता है आप सॉफ्टवेयर को ये बोलते हैं ये 10 वेरिएबल हैं, ठीक है। इनमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, उसके बाद दूसरा स्ट्रॉन्गेस्ट, तीसरा, ऐसे दे दो। अच्छा 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 इसमें कंट्रोल वेरिएबल नहीं होता। अच्छा स्ट्रॉन्गेस्ट अगर आपको देखना है तो स्टेप वाइज, लेकिन अगर आप कहो नहीं पहले रन करो सिर्फ कंट्रोल के साथ अच्छा। और फिर उसके प्रेजेंस में नए को ऐड करो, ये हिरार्किकल कहलाता है। हिरारिकल, राइट। वो ब्लॉक ब्लॉक वन, ब्लॉक टू। ब्लॉक ब्लॉक वाला कंसेप्ट यूज राइट करते हैं। राइट 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 राइट। हम्म। ठीक है सर, ठीक है सर। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम, फर्स्ट ऑफ ऑल। मेरे ख्याल से एक और भी क्वेश्चन था आपका, जी। चैट अ, चैट जीपीटी के बारे में कुछ। हाँ सर, मेरा था टाइम आपका थोड़ा वो था, तो बस नहीं दो नहीं है मिनट हमारे पास सर। 5 मिनट। मेरा बस सिंपल सा और क्वेश्चन है सर, आपको क्या लगता है सर, इज इट गुड और इज इट बैड? मैं पता है मेरा ना फेवरेट सब्जेक्ट है हिस्ट्री। अच्छा। और मैं मतलब जब ये रिसर्च नहीं पढ़ रहा होता हमेशा ही हिस्ट्री पढ़ रहा होता हूँ। मयंक आप ना बहुत सरप्राइज होंगे ये जान के कि जब इलेक्ट्रिसिटी आई थी, बहुत मेहनत करनी पड़ी थी एडिसन को इसको मार्केटिंग करने में। मतलब जब भी कोई नया आता है ना, हमें ऐसा लगता है चैट जीपीटी आ गया दुनिया चेंज हो जाएगी। ऐसा ही तब सोचा था जब कारें आई थी ऐसा ही तब दुनिया को लगा था जब फोटोकॉपी मशीन आई थी या प्रिंटिंग प्रेस आई थी या उससे पहले भी। तो इलेक्ट्रिसिटी का अगर आप उस वक्त की एड देख पाए, अगर बहुत मुश्किल था, लोग उन कमरों में नहीं जाते थे होटल में जिसमें इलेक्ट्रिसिटी होती थी, वो कहते थे लालटेन वाले में रुकेंगे, हम वहां नहीं रुकेंगे, आग लग जाएगी, करंट लग जाएगा एंड ठीक सो ऑन। ठीक ठीक। हमेशा हर जनरेशन को ये लगता है कि बस हमारी बारी में तो कुछ यूनिक ही हो गया। ओके, देखिए चैट जीपीटी आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, चैट जीपीटी है बिल्कुल, और एक बिल्कुल नई चीज है, एआई बेस्ड, आपका बहुत सारा काम स्लो कर रही है, लेकिन ना ये परफेक्ट नहीं है मयंक। आज ही सुबह मैं आपको आज सुबह की कहानी बताता हूँ चैट जीपीटी का। बाई चांस आपका एक क्वेश्चन भी था और आज ही इतना बड़ा एक इशू हो गया। इशू ये हुआ, मैं आपसे एक शेयर करता हूँ दोबारा। मयंक एक ग्रुप है डाटा एनालिसिस ट्रेनिंग नाम से, जी सर। गूगल का ग्रुप है ये, जी। और इस पे हमारे 2884 समथिंग मेंबर्स हैं। लोग क्वेश्चन पूछते हैं, लोग जवाब देते हैं। ठीक है सर। सुबह एक स्कॉलर हैं सचिन, इन्होंने क्वेश्चन पूछा। ओके। इन्होंने कहा कि आप अपने वीडियोस में इसकी बात करते हैं अनएंगेज्ड रिस्पोंडेंट के बारे में, तो अच्छा इसका कोई रेफरेंस बताइए। तो अच्छा। मैंने कहा लो बिल्कुल जी, चलो चैट जीपीटी पे काम करते हैं। चैट जीपीटी पे मैंने डाला अनएंगेज्ड रेफरेंस और ये रेफरेंस आ गए। लो कितना बढ़िया, जीवन हो गया बढ़िया, हाँ सर, ये तो है। है ना। फिर थोड़ी देर में मेरे एक फ्रेंड हैं हसन, उन्होंने कहा सर आपने एक बार ये चेक किए हैं ये एग्जिस्ट भी करते हैं या नहीं करते? अरे। आप करते ही होंगे। उन्होंने कहा नहीं, आप एक बार देखो इसे, ये जो रेफरेंस दिया है जर्नल ऑफ मार्केटिंग का, क्या बोल रहे हैं ये, पेज नंबर 191 से 205 पे वेंडल बॉब का पेपर है, और एक्चुअल अगर आप खोलो इसके ऊपर तो पेपर ही नहीं है वो। गॉड। अच्छा। फ्रॉड चल रहा है बहुत बड़े वाला। ये देखिए यहाँ तो जयदीप सेन गुप्ता और गेराल्ड का पेपर है 186 से 201 तक, और जबकि चैट जीपीटी कह रहा है, ये देखो चैट जीपीटी का है ये कह रहा है पेज नंबर 191 से 205, वॉल्यूम नंबर सब कुछ सेम है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। सब कुछ सेम है। इन्होंने कहा सारे रेफरेंस गलत है, बिल्कुल गलत, और कुछ भी उठा के दिया हुआ है। अब ये बताओ ये चैट जीपीटी कैसा है? अरे तो ये अच्छा। बिल्कुल गूगली होगी। बिल्कुल तो मैंने बिल्कुल। फिर इसमें सर्च करके मैंने लिखा यार अपना पुराना मेथड ही ठीक था। पुराना हाँ। मेथड ये है, आप गूगल पे लिखो कि अनएंगेज्ड रिस्पोंडेंट्स डबल कोट के अंदर फाइल टाइप पीडीएफ,
ये जो भी आपको देगा एटलीस्ट आपके पास काम तो करता होगा वो, और इसमें एक्चुअली में मिलेगा आपको। राइट राइट। अनएंगेज, ये देखिए अनएंगेज अनएंगेज्ड, रिस्पॉन्सेंट के बारे में आ गए इसमें। ठीक ठीक ठीक। ठीक है, नहीं 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 तो नहीं नहीं। इसका मतलब है, ये बिल्कुल सही बात है। देखो टेक्नोलॉजी है और हाँ बहुत शानदार है। हाँ तो वो जब हम देखते हैं, आप मतलब मेरे फ्रेंड्स ने तो लिखा, मैंने भी लिखा, फिबोनाची सीरीज का आर के अंदर प्रोग्राम लिखो, लिख के हाँ, दे दिया दे उसे, और दिया वो उसको। काम भी कर रहा है। ठीक राइट, ठीक। इस पे एक चीज लिख दो, ऐसा लेटर लिख दो, ऐसा हाँ कर दो, काम कर रहा है। लेकिन मैं रिसर्च के लिए अभी शायद नहीं है ये। अच्छा। ये अच्छा, पता नहीं क्यों ये अपना मतलब ये कह दें यार नहीं देते हम रेफरेंस, क्या गलत हो जाएगा, लेकिन ये झूठे और फेक रेफरेंस क्रिएट करने, ये ये गलत तो है। बहुत शॉकिंग है यार, बहुत ज्यादा शॉकिंग दिस है। इज शॉकिंग, दिस इज शॉकिंग। है ना, आप सिर्फ इसको लिए कि भाई हम कुछ भी काम करते हैं हाँ क्या, हाँ मैं बताइए कि नहीं करता यार काम, इस पे नहीं हो रहा है काम, ये चीजें करता है, बहुत हाँ शानदार है, हमने सबने यूज किया है। मजाक नहीं है कि 5 दिन में 10 लाख लोग आ जाने, जिनमें सालों लगे कंपनीज को, 5 दिन में आगे, वो तो है। लेकिन रिसर्च पर्पज से प्लीज इसको बहुत ध्यान से देख के और इसकी इंफॉर्मेशन को वैलिडेट कीजिएगा। ठीक है। हाँ, अगर आप कुछ लिखते हैं, एक चीज मैं आपको बताऊं, इसके कई प्लेटफॉर्म्स हैं चैट जीपीटी के। जैसे एक मैंने वीडियो बनाया था, उनका नाम है को पायलट। को पायलट, हाँ हाँ को जी, पायलट आपने कहा था। हाँ जी, साई प्रोजेक्ट या स्काई ऐसा समथिंग को पायलट है। उन्होंने अपना इंटीग्रेशन कर लिया टर्निटिन के साथ। ठीक है। यानी वो जब भी आपका पैराफ्रेजिंग करेंगे, अगर आप अपने पेपर में डालते हैं, वो टर्निटिन के अंदर फ्लैग में आ जाएगा। फ्लैग में आ जाएगा। ठीक है, वो तो फिर सही है, जेन्युइन है वो चीज, तो अगर आप करते हैं तो आप वहां आ जाएगा। लेकिन चैट जीपी, अभी एक पेपर भी आया था, को ऑथर को चैट जीपीटी, एग्जैक्टली, हाँ एग्जैक्टली, हाँ हाँ। चैट जीपीटी एज को ऑथर, चलिए ठीक है लोग काम कर रहे हैं, बहुत सारे स्कूलों में इसके बारे में बता रहे हैं, भाई आप ना करें इसको यूज, ना करें का मतलब ऐसे नहीं है मत करें, ये है कि प्लीज ये जो भी बोल रहे हैं उसको वैलिडेट कर लें। वैलिडेट कर लें, वैलिडेट आप कर एक तरफा ना करें कि यही ट्रूथ है, लें। एक बार हाँ वैलिडेट कर लें उसको। पर ठीक है, टेक्नोलॉजी तो आएगी, अभी बहुत चेंज होना है। मैं अगले 5 साल में आप ये देखिएगा, मैं हाँ आपको एक चीज बताऊं, हाँ एक चीज चल रही है, अभी जितने आर के नए पैकेज आ रहे हैं, मैं हाँ। उसमें इंटरप्रिटेशन लिखा आ रहा है। अच्छा। अभी जितने आ रहे हैं आर के नए पैकेज, उसके अंदर नल हाइपोथेसिस लिखी आ रही है, टेबल के बाद हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड रिजेक्टेड वो भी लिखी आ रही है। ओहो। अच्छा। अच्छा, ये चीज कोई ऐसा तो है नहीं जो बहुत ही कोई रॉकेट साइंस हो। हाँ हाँ। पी वैल्यू लेस देन 0.05, हाइपोथेसिस रिजेक्टेड रिजेक्टेड। एक्सेप्टेड, ये तो कर सकते हैं। हाँ तो हाँ। सॉफ्टवेयर अब ये करने लगे हैं। अच्छा। तो ये इंटीग्रेशन बहुत तेज होता जाएगा। लेकिन एक चीज जो रह जाएगी वो ये रह जाएगा, कंसेप्चुअलाइजेशन, सोचना, हाँ नई चीज लाना, वो हमेशा रहेगा। एक बहुत, और लास्ट में आपको एक चीज बताता हूँ मैं, जी सर। हर बार जब भी एक नई टेक्नोलॉजी आती है ना, हमें लगता है इससे जीवन बहुत आसान हो जाएगा। हाँ अब तो प्लेन भी आ गए हैं, अब ट्रेन आ गई है, बुलेट ट्रेन आ गई, अब चैट जीपीटी आ गया, एआई आ गया, हाँ पता लगता है उससे और 10 समस्याएं आ जाती हैं। हाँ एग्जैक्टली। फिर उसके रिसर्च हम शुरू हो जाते हैं करने। तो ठीक है, ये यूं ही चलता रहेगा, लेकिन हाँ अगले 5 साल में लाइफ बहुत ट्रांसफॉर्म होने वाली है, रिसर्च की दुनिया की तो बहुत ही ज्यादा। ये सारे सॉफ्टवेयर इंटीग्रेट हो जाएंगे, आर पाइथन वगैरह मर्ज हो जाएगा, वो लिख के भी दे देगा, डाटा कलेक्शन के भी बहुत चेंजेस आ जाएंगे। पर एक चीज जो कभी नहीं बदलेगी वो है कि नोवेल्टी, आप जो अपनी बात कहते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, कहीं गैप स्पॉट करते हैं, ये कभी नहीं बदलेगी, ये तो संचार हजार में भी रहेगी। हाँ, तरीके बदल जाएंगे इसके, चलता रहेगा यूं ही। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम सर, फर्स्ट ऑफ ऑल। और सर जो आपने एक बताया था कि आप लिंक मुझसे शेयर कर लेंगे, वो आप मुझे प्लीज़ दे दीजिएगा ताकि मैं अपने वीडियो में उसको यूज़र्स के श्योर, लिए अपलोड कर दूं। तो सर डेफिनेटली। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। मैं बस एक छोटी सी चीज़ कहूँगा आपसे, आप मेरे लिए द्रोणाचार्य हैं, मैं एकलव्य हूँ सर। और रियली सर मुझे जितना भी आता है बस अब आपका ही है सर वो। थैंक यू सो मच सर, प्लीज़ मैं कंटिन्यू जो आप करते करते आ रहे हैं सर। मयंक, मेरे अभी तक मैं टीचर नहीं बना हूं, मैं अभी स्टूडेंट ही हूँ, मेरे इतने इतने सारे क्वेश्चंस हैं, टाइम बहुत कम है, तो मिलके सर्च करते हैं, इन्हें ढूंढते हैं चीजों को और शेयर करते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट, बाय। बाय सर।